हेलो, नमस्कार मेरे सहकर्मियों। उत्थान अकेडमी सतना में आपका स्वागत है, जहां पर टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो देखिएगा, आज की अपनी क्लास 10th एमपी बोर्ड स्पेशल में ये सेकंड लेक्चर है। जो सेकंड लेक्चर है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का, ये सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम पहला लेक्चर बता चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आप सेकंड लेक्चर को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और इसमें सभी टॉपिकों को कवर किया जा रहा है क्लास 10th के। तो कंटिन्यूअस क्लास लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये पूछा भी गया है, आपको दिख भी रहा होगा। देखिएगा यहाँ पर, ये आपका ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है, ये बेटा 2019 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। आगे भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो बेटा पहला प्रश्न है अपना, ऊष्मा छेपी अपक्रिया क्या है। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन करती हैं, ऊष्मा छेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया बेटा कार्बन। जो कार्बन होता है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बेटा आपका कार्बन डाई ऑक्साइड बनाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसीलिए इस अपक्रिया को हम लोग ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक एग्जाम्पल और इसका लेते हैं। जैसे अपनी मेथेन है, जिसको हम मार्स गैस भी बोल देते हैं। जो मार्स गैस है या मेथेन है, इसको हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो हमारा कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ जल वाष्प बन जाता है। साथ ही साथ जल वाष्प बन जाता है। ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसलिए ऐसी अपक्रिया को हम लोग ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहते हैं। तो ये दोनों की दोनों अपक्रिया आपके ऊष्मा छेपी अपक्रिया के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखते हैं बेटा अपनी अगली रिएक्शंस को, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसमें क्या होता है बेटा, पदार्थ जो उत्पाद बनता है, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा का या ऊष्मा का अवशोषण भी होता है। ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो वे अपक्रियाएं जो उत्पाद बनाने के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण भी करती हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, N2 है, ये क्या है, एक गैस है आपकी, प्लस बेटा H2 है, सॉरी O2 लेंगे हम। यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, O2। O2 भी क्या है, अपनी एक गैस है। तो N2 और O2 को हमने लिया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद ट्वाइस NO बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आपका ट्वाइस NO बना देते हैं। तो इसमें बेटा ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊर्जा इसको देनी पड़ती है तब अपक्रिया होती है, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण होता है और ट्वाइस NO उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। किस रूप में प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से, ये अपना क्या बन जाता है और इसको समझने का भी प्रयास करिएगा। तो ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये आपकी नाइट्रोजन गैस है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये आपका बन जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है।
तो ये अपनी अपनी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है? ऊष्माशोषी अपक्रिया है। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं और साथ ही साथ उत्पाद बनाती हैं, तो अपना क्या कहलाएगा? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। अब बेटा एक प्रश्न है जो कि पूछा गया है आपसे 2022 में। इसमें क्या है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ध्यान दीजिएगा, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया है। श्वसन कैसी है? श्वसन एक मंद दहन, हम इसको जलाते हैं और जलाने के लिए तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के साथ साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा भी निकलती है। इसलिए ऐसी अपक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और आगे चलते हैं। अब ये है निम्न में से कौन से परिवर्तन ऊष्माक्षेपी है और कौन से परिवर्तन ऊष्माशोषी हैं? तो पहला है बेटा कॉपर सल्फेट, सेकंड है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, थर्ड है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, और इसके बाद है बेटा अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो फेरस सल्फेट है, जो पहला वाला है फेरस सल्फेट, जब बेटा हम लोग फेरस सल्फेट एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्यों है? क्योंकि फेरस सल्फेट को जब भी हम तोड़ते हैं तो फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसलिए फेरस सल्फेट का अपघटन एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है। अब बेटा बी पार्ट पर आ जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण किया जाता है। तो एक बीकर में हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल में धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? जल मिलाते हैं। तो जल मिलाने में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है जिससे हमारा बीकर गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब बेटा थर्ड वाला देखेंगे जो सी क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तब भी अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है जिससे बीकर हमारा गर्म हो जाता है। तो ये भी क्या है? आपकी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ये भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जो डी पार्ट है ध्यान देना, अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना। जब बेटा हम अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो जो बीकर होता है, बीकर पहले की अपेक्षा ठंडा हो जाता है। इससे प्रतीत होता है कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो इसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। क्या कह देंगे? ऊष्माशोषी अपक्रिया कह देंगे। तो आप देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट का अपघटन ऊष्माशोषी है, सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना ऊष्माक्षेपी है, और अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना एक ऊष्माशोषी अपक्रिया है। हम आशा करते हैं कि ये चारों अपक्रियाएं आपको समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सभी के सभी फ्री क्लासेस मिल सकें। आगे हम लोग चलते हैं। अब बेटा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार संयोजन अपक्रिया है, दूसरा प्रकार अपघटन अपक्रिया है, तीसरा प्रकार आपका विस्थापन अपक्रिया है, चौथा प्रकार द्विविस्थापन अपक्रिया है, पांचवा प्रकार उपचयन या ऑक्सीकरण है, और जो छठवां प्रकार है वो बेटा अपचयन है। इस प्रकार से एक एक करके हम इन सभी अपक्रियाओं को देखने वाले हैं और इनकी क्रियाकलाप एक्टिविटीज को भी देखने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्टिविटीज से बनता है। तो एक एक करके समझने का प्रयास करिएगा बहुत अच्छे ढंग से। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं एक एक करके। संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया, इसमें क्या होता है देखिएगा बेटा।
दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं और दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके सिंगल उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी सभी अपक्रियाओं को जिनमें बेटा एकल उत्पाद बनता है उन अपक्रियाओं को हम संयोजन अपक्रियाएं या योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं। इसमें क्रियाकारक तो एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन उत्पाद सदैव एकल बनता है, इसीलिए इन अपक्रियाओं को हम लोग संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो क्रियाकारक हैं लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड केवल बेटा एकल उत्पाद बनता है, इसलिए इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा और यहाँ पर क्या लगा देंगे? ट्वाइस। ये जो मैग्नीशियम है रिबन होती है और ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये आपका क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब बेटा ये प्राप्त होता है हमें तो ये श्वेत चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, श्वेत पाउडर प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब इसमें अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगले एग्जाम्पल को हमने क्रियाकलाप 1.4 की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिएगा, एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में थोड़े से अमाउंट में हमने क्या ले लिया है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिया हमने? कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ है। इसी को बेटा मतलब बिना बुझा चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना नहीं। क्या कह देते हैं हम लोग बेटा? बिना बुझा चूना कहते हैं। तो हमने एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड या कह सकते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना लिया हमने। क्या लिया? बिना बुझा हुआ चूना लिया हमने। इसमें धीरे धीरे हम लोग जल मिलाते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं? जल मिलाते हैं। अब हम बीकर को स्पर्श करेंगे, स्पर्श करने पर हम इसके ताप में क्या परिवर्तन देखते हैं इसको बेटा हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग एक आगे दूसरे उससे समझते हैं पेज पे। तो हमने क्या किया हुआ है समझिएगा बेटा। हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग, ये तो रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करें तो ये हो जाता है बेटा बिना बुझा चूना। क्या हो जाता है बेटा? बिना बुझा चूना। अब ये जो बिना बुझा चूना है, थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें अगर हम लोग जल मिलाते हैं, क्या मिलाएंगे? जल मिलाएंगे। तो हम लोग देखते हैं जब बेटा जल मिलाते हैं तो जो बीकर होता है, बीकर में बेटा कुछ ऊर्जा निकलती है जिससे बीकर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और बेटा एकल उत्पाद बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ये बन जाता है। और इसमें क्या निकलती है? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ऊर्जा निकल गई। इसको, इसका जो रासायनिक नाम है वो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका रासायनिक नाम है। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम लोग? बुझा हुआ चूना कह देते हैं। तो ये आपका बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। अब होता क्या है, इसमें बेटा बहुत अधिक ऊर्जा निकल रही। हमने पहचाना कैसे? एक बीकर में हमने थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और उसमें हमने जल डाल दिया है। जल डालने के बाद हमने जो बीकर है, बीकर को स्पर्श किया। बीकर को स्पर्श करने पर बीकर हमें गर्म महसूस होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो आपका विलयन है उसका तापमान बढ़ गया है। तो ये बेटा निकलता है। इससे क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए हमें? तो पहला प्रेक्षण हमें क्या प्राप्त होता है उसको देखिएगा। पहला प्रेक्षण हमें प्राप्त होता है
जो बीकर है, बीकर को स्पर्श करने पर, बीकर को स्पर्श करने पर बीकर गर्म महसूस होता है। बीकर गर्म महसूस होता है। अतः तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में क्या होती है बेटा? वृद्धि हो जाती है। अब अगर सेकंड ऑब्जर्वेशन आपसे कोई पूछे क्या होगा, तो बेटा इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बन जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये आप देख रहे हैं। अब बेटा कुछ ऑब्जर्वेशन और आप देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसमें बेटा दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ये बेटा संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। किसका है? संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण क्यों है? क्योंकि बेटा एकल उत्पाद बनता है। और बेटा दूसरा हम कह सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है? तो ये बेटा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि बेटा ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो बेटा ये आपका संयोजन अपक्रिया का भी उदाहरण है, और संयोजन अपक्रिया के साथ साथ ये आपका संयोजन अपक्रिया का भी उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का भी उदाहरण है, क्योंकि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अब आपने देखा होगा ये जो चूना है बेटा, चूने से पुताई की जाती है। क्या की जाती है? चूने से पुताई की जाती है। तो इसमें हम थोड़ा सा और बताना चाहते हैं आपको। तो यहां पर देखिएगा, चलो इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं। अब बेटा दूसरी अपक्रिया है। दूसरी अपक्रिया इसमें चलो हम बता ही देते हैं आपको। तो ये बेटा जो आपकी अब देखिएगा बेटा, ये जो अभी क्या बना था, अपना चूना बना था। ध्यान देंगे इस चूने को हम लोग, ये वो चूना नहीं है जिसको आप लोग समझ रहे हैं। इस चूने की बात करते हैं तो ये बेटा CaOH का होल ट्वाइस बना हुआ है। ये आपका जब हम बेटा दीवारों पर क्या करते हैं, चूने की पुताई करते हैं, तो दीवारों में तुरंत चमक नहीं आती है, 2-4 दिन बाद चमक आती है। उसका रीजन क्या है? देखिएगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है ये बेटा CO2 से क्रिया कर जाता है। किससे क्रिया कर जाएगा? CO2 से क्रिया कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, और साथ ही साथ जल निकाल देता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है।
और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग कार्बोनेट को संगमरमर भी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? संगमरमर। और ये तो आप समझ ही चुके हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और ये जो आपका बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेटा वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है। कहां से? वायुमंडल से प्राप्त होती है। ये हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। अब ध्यान देना बेटा, जब हम पुताई करते हैं दीवारों पर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझे हुए चूने से हम पुताई करते हैं, तो पुताई करने पर तुरंत ही उस दीवार में शाइनिंग नहीं आती है। वो जो जब बेटा 2-4 दिन बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जिसके कारण चमक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करने के कुछ दिन बाद, कुछ दिन का मतलब है 2 से 3 दिन, कुछ दिन बाद दीवार पर चमक आ जाती है। कुछ दिन बाद चमक आने का कुछ दिन बाद चमक आने का मुख्य कारण कुछ दिन बाद चमक आने का मुख्य कारण कैल्शियम कार्बोनेट का बनना है। कैल्शियम कार्बोनेट का बनना है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम दीवारों पर पुताई करते हैं तो तुरंत उनमें चमक नहीं आती है, कुछ समय बाद चमक आती है। और कुछ समय बाद चमक आने का मेन रीजन क्या है? तो आप समझ सकते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बेटा वायुमंडल में जो CO2 उपस्थित है उस CO2 से अपक्रिया करता है, और अपक्रिया करने के फलस्वरूप बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देता है, सतह बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र है, तो उसमें वैसे भी चमक आ जाती है। इसीलिए यही कारण है कि पुताई करने के तुरंत बाद चमक नहीं आती है, 1-2 दिन बाद चमक आती है। तो उसका रीजन कैल्शियम कार्बोनेट का बनना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो, चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टेड और अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सके और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो सके। तो बेटा वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं, ये क्या होता है? अभी तक क्या पढ़ा आपने? संयोजन। उसमें बेटा एकल उत्पाद बनता है, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बेटा जो आपका एकल क्रियाकारक होता है या अभिकारक होता है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये जो अपक्रियाएं हैं सभी की सभी अनुत्क्रमणीय होती हैं। तो समझ गए होंगे, वियोजन या अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या क्रियाकारक टूटकर 1 से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। तो आगे हम देखते हैं इन अपक्रियाओं को एक एक करके। डिफिनेशन समझ गए होंगे। वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 1 से अधिक उत्पाद उत्पन्न करता है, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
यह अपक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। वियोजन अपक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है, एक एक प्रकार हम समझेंगे। सबसे पहला अपना बेटा प्रकार है ऊष्मीय अपघटन। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने एक एक्टिविटीज से बताने का प्रयास किया है। ध्यान रखिएगा, जो भी ये एक्टिविटीज होती हैं इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जो एक क्रियाकलाप होता है इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसीलिए हमने क्रियाकलाप को इंक्लूड किया है ताकि बोर्ड का कोई भी क्वेश्चंस आपसे बाहर ना जाए। तो पहले हम पढ़ते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय वियोजन या अपघटन क्या होता है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। मतलब ऊष्मा के द्वारा एकल अभिकारक का दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटना ही क्या कहलाता है? आपका वियोजन अपक्रिया या ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। इसमें हमने क्या किया है, एक बेटा शुष्क क्वथन नली ली है, उसमें हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं। किसके क्रिस्टल लिए? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए। अब इसमें कह रहा है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल पर ध्यान दीजिए। जो आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए कह रहे उसमें ध्यान दीजिए। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल बेटा हरे रंग के होते हैं, हम उसमें ध्यान देंगे। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं बेटा? हरे रंग के होते हैं। अब क्वथन नली को बर्नर या स्पिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखना है। तो बेटा अब देखिएगा, हम लोग इस क्रियाकलाप की ओर चलते हैं और ये देखिएगा, एक एक करके हम लोग इस क्रियाकलाप को देखेंगे। ये बेटा अपना फेरस सल्फेट है। क्या है अपना बेटा? फेरस सल्फेट है। तो देखिएगा फेरस सल्फेट को, ये अपना FeSO4 होता है। इसको हम लोग फेरस सल्फेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग? फेरस सल्फेट है। ये जो फेरस सल्फेट है ये बेटा हरे रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? हरा रंग होता है फेरस सल्फेट का। अब हम इसको बेटा गर्म करते हैं, ध्यान देना। हम लोग इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होता है? ये बेटा आपका ब्रेक हो जाता है। Fe2 सॉरी, ये बेटा ब्रेक हो जाता है Fe2O3। साथ ही साथ बेटा SO2 बनाता है जो कि एक गैस है, और SO2 के साथ साथ एक और भी गैस बनाता है जो कि SO3 है। एक गैस है, गैस को बेटा हम ऊपर की ओर सिंबल रखते हैं, इसलिए हमने ऊपर की ओर सिंबल रखा है। ये आपका फेरिक ऑक्साइड है। ये आपका क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड के बाद जो आपका आगे है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बोल देते हैं हम लोग? सल्फर डाई ऑक्साइड बोल देते हैं। और जो आगे बना हुआ है ये बेटा अपना सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। अपना क्या है? ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। ये हरे रंग का होता है। धीरे धीरे बेटा कलर फेड होता है इसका। धीरे धीरे इसका कलर क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। मतलब हरे से थोड़ा सा कम हरा हो जाएगा, लाइट हरा हो जाएगा। और धीरे धीरे ये बेटा आपका मतलब कह सकते हैं ग्रे कलर, या कह सकते हैं आपका धूसर कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार का? लालिमा युक्त भूरा कलर प्राप्त हो जाता है। क्या होता है बेटा? लालिमा युक्त भूरा कलर प्राप्त होता है। अगर इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो इंग्लिश से ध्यान रखेंगे। क्या प्राप्त हो जाता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर प्राप्त होता है।
रेडिश ब्राउन कलर प्राप्त हो जाता है। इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका फेरस सल्फेट है या फिर SO4.7H2O, जब बेटा हम इसको गर्म करते हैं, ये आपका हरे रंग का होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इससे जो जल का अणु होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, जिससे कलर धीरे धीरे क्या होने लगता है बेटा, फेड होने लगता है। और फेड होते होते धीरे धीरे आपका रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ये तो बेटा अभिक्रिया हो गई इसकी। क्या हो गई इसकी, अभिक्रिया। अब प्रश्न आता है इसमें क्या क्या प्रेक्षण आएंगे। तो देखिएगा बेटा, प्रेक्षण में पहला क्या होगा, इसका जो रंग है, रंग बदल जाता है। जो रंग है ये क्या हो जाता है, हरे रंग से बदल करके क्या हो जाता है बेटा, लालिमा युक्त भूरा हो जाता है, या इसी को बोल देते हैं रेडिश ब्राउन कलर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग, रेडिश ब्राउन कलर बोल देते हैं। क्या बन जाता है अपना, रेडिश ब्राउन कलर का बन जाता है। पहला तो चेंज ये हो जाता है। दूसरा बेटा, इसमें जले हुए गंधक, जले हुए गंधक की इसमें लाती है, जले हुए गंधक की गंध आती है। जले हुए गंधक की गंध आती है, जो कि विषैली तीक्ष्ण होती है। और ये जो गंध है किसकी वजह से आती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड की वजह से आती है। तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें कलर क्या होता है, धीरे धीरे फेड हो जाता है और आपका रेडिश ब्राउन कलर प्राप्त हो जाता है। तो देखेंगे इसको, ये अपना क्या है, ऊष्मीय वियोजन में एक हमने क्वथन नली लिया है, उसमें फेरस सल्फेट लिया है। और देखेंगे जब बेटा फेरस सल्फेट से जो गैस निकल रही है तो जो परख नली है वो अपने मुंह से दूर रखेंगे, क्योंकि उससे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड निकलती है, जो कि बेटा दोनों ही गैसें विषैली हैं और अनप्लीजेंट स्मेल होती है इनकी, और काफी इरिटेटिंग स्मेल होती है। इसलिए हम इसको अपने मुंह से दूर रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं आगे की ओर। अब हम आगे चलते हैं और बेटा क्रियाकलाप 1.6 को देखते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर हमने एक क्वथन नली लिया है। ये भी आपका, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कुछ चीजें तो आप बता सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। इसमें जो सिंगल क्रियाकारक है, एकल अभिकारक है, वो बेटा दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। तो ये आपकी ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया है। ऊष्मीय विघटन क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें क्या किया गया है, ऊष्मा के द्वारा, इसमें ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, ऊष्मा के द्वारा एकल अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ा गया है। तो ये क्या कहलाता है, आपका ऊष्मीय अपघटन कहला देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब ये लेड नाइट्रेट है, हमने क्या किया है,
एक टेस्ट ट्यूब लिया है बेटा, उस टेस्ट ट्यूब में क्या किया है हमने, लेड नाइट्रेट लिया हुआ है ठोस के रूप में। तो कह रहा है और इसको चिमटे से हमने पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर गर्म किया है। हमने इसको चिमटे से पकड़ा है और बर्नर के ऊपर, स्पिट लैम्प के ऊपर रखकर गर्म करते हैं। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं और इसमें परिवर्तन को नोट कीजिए। तो देखिएगा क्या क्या हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो प्रेक्षण हमारे क्या होंगे, तो प्रेक्षण के पहले, प्रेक्षण लिखने के बाद हमने पहले अभिक्रिया लिख दिया। अपनी अभिक्रिया क्या हो रही है, ध्यान दीजिएगा। जो अभिक्रिया है उसमें हो क्या रहा है, जो लेड नाइट्रेट है PbNO3, इसका होल ट्वाइस है, इसको हम लोग लेड नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, लेड नाइट्रेट बोल देते हैं। इसको हम लोग हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करते हैं तो बेटा PbO बनता है अवक्षेप के रूप में। इसको हम लोग लेड ऑक्साइड बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, लेड ऑक्साइड। और ये बेटा पीले कलर का है जो कि नीचे जम जाता है। और साथ ही साथ बेटा इसमें NO2 गैस निकलती है और NO2 गैस के साथ साथ ही ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है, O2 ये भी निकल जाती है। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बन रही है, तो ये बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और साथ ही साथ ऑक्सीजन निकल जाती है। अब ये जो बेटा नाइट्रोजन गैस निकली हुई है ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, लालिमा युक्त भूरी गैस है। ये कैसी है, लालिमा युक्त भूरी गैस है, लालिमा युक्त भूरी गैस है। लेकिन हम इसको रेडिश ब्राउन के रूप में ही याद रखेंगे क्योंकि ये काफी ठीक ठाक है। रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। कैसी है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है। और ये जो ऑक्सीजन है ये आपका रंगहीन होता है। कैसी गैस है, रंगहीन गैस है। और जो लेड नाइट्रेट है ये भी आपका क्या होता है, रंगहीन पदार्थ होता है, रंगहीन पदार्थ होता है। तो बेटा प्रेक्षण में हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जैसे पहला अपना प्रेक्षण क्या आ जाता है उसको समझिएगा। इसमें क्या बनता है बेटा, लेड ऑक्साइड, जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। पहली बात, लेड ऑक्साइड का पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। अवक्षेप क्या होता है, जब हम परख नली को गर्म करते हैं तो परख नली के नीचे पीला पीला एक पदार्थ रह जाता है जिसे हम लोग पीला अवक्षेप बोलते हैं। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होता है बेटा, इसमें लाल भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की, ध्यान देना, या लालिमा युक्त बोल सकते हैं, लाल भूरे रंग की NO2 गैस, NO2 गैस निकलती है। क्या होगा, लाल भूरे भूरे रंग की NO2 गैस निकलती है। ये भी काफी मतलब इसकी भी स्मेल को हम दूर से देखते हैं और दूर से आपको कलर दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है ये बेटा लाल भूरी गैस निकल रही है और नीचे बेटा पीला पीला पदार्थ यहाँ पर जम गया है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की है। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या कह रहा है, इसमें ये निकलता है। अब जैसे हमसे कह रहा है कि अगर हमें चेक करना है कि इसमें ऑक्सीजन भी निकल रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को चेक करने के लिए पहले हम इसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम बेटा इसको फिर से बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद अगर हम माचिस की तीली ले जाते हैं तो माचिस की तीली थोड़ी सी तीव्रता के साथ जलने लगती है। इससे हम समझ जाते हैं कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है। तो इसमें खैर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना इसमें कौन सी गैस निकलती है, आपकी ऑक्सीजन गैस भी निकलती है।
और ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन को क्या कहा गया है? तो बेटा ये ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है, क्योंकि ये ऊष्मा देने पर अपघटित हो रही है। तो ये किसका उदाहरण है? आपकी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि बेटा हम जब इसमें ऊष्मा देते हैं तो जो एकल उत्पाद होता है वो दो से अधिक या एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो ऊष्मीय अपघटन क्यों है? तो आप कह सकते हैं एकल अभिकारक दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, टूटता है, इसलिए इस अपक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं? ऊष्मीय अपघटन कह देते हैं। तो ये आपके समझ में आया होगा पूरी तरीके से। और ये क्या होता है, क्या हमने देखा, तो वो हमने यहाँ पर बताया। अब बेटा आगे चलते हैं। अब आता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है? इसका भी वियोजन होता है, लेकिन वियोजन किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा होता है। इसमें जो एकल पदार्थ होता है, एकल क्रियाकारक होता है, उसका भी वियोजन होगा, और वियोजन किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा होता है। इसीलिए इस अपघटन को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। तो विद्युत अपघटन क्या है? वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो विद्युत अपघटन कहलाता है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित होते हैं। ये थोड़ा सा बेटा मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। चलो अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बेटा एग्जाम्पल ले लिया आपने, H2O ये लिक्विड है, इस पर बेटा हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब हम इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये बेटा H2 गैस बनाता है, और H2 के साथ साथ आपका O2 गैस में ब्रेक हो जाता है। H2 में भी ब्रेक हो गया, और किस में ब्रेक हो गया? ऑक्सीजन में भी ब्रेक हो गया। ये आपका जल है। जल के साथ ये कौन सी गैस है आपकी? ये आपकी हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ आगे क्या बन रही है आपकी? ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो हाइड्रोजन भी बन गई, और क्या बन गई? ऑक्सीजन भी बन गई। एकल उत्पाद विद्युत धारा के द्वारा बेटा दो उत्पादों में टूट जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आप विद्युत अपघटन कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक अभिक्रिया ली गई है, एक क्रियाकलाप लिया गया है, उस क्रियाकलाप के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो वो क्रियाकलाप क्या है? इसमें बेटा हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। मग लिया है हमने, और इसकी तली पर बेटा दो छिद्र करके, इसकी तली पर देख रहे होंगे आप, दो छिद्र हैं, और इन छिद्रों पर हम लोग बेटा कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो हमने एक इसमें मग लिया, और मग की तली पर दो छिद्र कर दिए, और दोनों छिद्रों पे हमने कार्क लगा दिया, और उस कार्क में हमने इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया है। इन इलेक्ट्रोडों को बेटा हम 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ देते हैं। ये अपनी क्या है? 6 वोल्ट की बैटरी है। इस 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब मग में इतना जल डालते हैं कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। अब इस मग में इतना हम जल डाल देंगे कि उसमें इलेक्ट्रोड डूब जाए, लेकिन जो जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, शुद्ध जल। इसीलिए हम इसमें 2-3 बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल देते हैं, जिससे विद्युत का क्या हो जाता है? चालक हो जाता है। अब देखिएगा आगे, अब हम क्या करते हैं? अब इसमें मतलब 2 परख नली लेते हैं। उन परख नली में बेटा पूरा जल भरा होता है, और जल भरी हुई परख नली को उल्टा करके, ध्यान देना, जल से भरी हुई परख नली को उल्टा करके ये जो इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर हम लोग रख देते हैं, और ये दोनों परख नली जल से भरी होती हैं। ध्यान देना, जल से भरी 2 परख नलियों को कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं।
तो ये क्या किया, जल से भरी दो अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दिया बेटा। अब क्या करते हैं, अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं, इस बैटरी के द्वारा हम इस उपकरण पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर करके कुछ समय के लिए इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। आप एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, हो सकता है यहां ना दिख रहा हो, या अपनी बुक में देखिएगा। यहां पर बेटा दोनों जो परख नली है, दोनों परख नलियों के ऊपर गैस के बुलबुले बन रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे, बिल्कुल बुलबुले बन रहे हैं। यह बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। जब बेटा ये गैस के बुलबुले बनते हैं तो आपने यहाँ पर जो परख नली उल्टा करके रखी है, परख नली से ये जल को विस्थापित कर देते हैं और उस विस्थापित हुए जल की जगह पर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बेटा दो होती हैं, एक बेटा एनोड होती है। क्या होती है, एक एनोड होती है। एनोड पर बेटा ऑक्सीजन बनती है। यहां पर बेटा आप दो गैस बनते हुए देखेंगे। एक गैस बेटा एनोड पर बनती है। एनोड पर जो गैस बनती है वो आपकी ऑक्सीजन गैस है। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस एनोड पर बनती है और जो कैथोड है, कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। कैथोड पर क्या बनती है, आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। जो कैथोड है यहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो आपने क्या देखा, आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक बेटा इलेक्ट्रोड एनोड है और एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। जो इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीजन गैस बन रही है और जो बेटा कैथोड है उस पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। यह बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? बिल्कुल भी समान नहीं है। यहां पर देखेंगे जिस बेटा परख नली में आपके मतलब जो परख नली एनोड से अटैच है उसमें बेटा ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन के बुलबुले आपको अधिक दिखेंगे। और दूसरी परख नली जो कैथोड से जुड़ी है वहां पर बेटा हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस में जो बुलबुले हैं ऑक्सीजन की अपेक्षा कम है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, समझिएगा इस चीज को। यहां पर हम लिख सकते हैं जो ऑक्सीजन गैस, बेटा ध्यान देना, जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का आयतन, ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का, हाइड्रोजन गैस के आयतन का गैस के आयतन का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो कह रहा है कि क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान नहीं है। जो बेटा आपका एनोड है उस पर ऑक्सीजन बन रही है, ऑक्सीजन का जो आयतन है वो बेटा कैथोड पर बन रही हाइड्रोजन के आयतन का जस्ट 2 गुना है, अर्थात डबल है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि जब दोनों परख नलियों में गैस भर जाए तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। अब बेटा जो दोनों परख नलियां थी उनमें गैस भर चुकी है तो इन परख नलियों को हम लोग सावधानी पूर्वक हटा लेंगे। हटाने के बाद बेटा ऊपर का हिस्सा परख नलियों का बंद कर देते हैं। अब जो 2 टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों 2 परख नली हैं, दोनों परख नलियों के पास बेटा हम जलती हुई कैंडल लाते हैं। तो एक परख नली जो होती है उसके पास जब जलती हुई कैंडल ले जाते हैं
तो उसमें पाप साउंड होता है। जब पाप साउंड होता है तो हम समझ जाते हैं कि इस परख नली में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। और दूसरी परख नली के पास जब हम ले जाते हैं तो उसमें कोई भी आवाज नहीं होती है, केवल जो ज्वाला है या जो फ्लेम है ज्वाला का तेजी से थोड़ा सा जलने लगती है। तो इससे हम समझ जाते हैं कि दूसरी पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या कह रहा है, एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह पर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। क्या कीजिए बेटा, जांच कीजिए। तो जांच करने पर क्या होता है, जो कैथोड है, कैथोड पर क्या बन रहा है, तो कैथोड पर बेटा हाइड्रोजन गैस बन रही है। जब हाइड्रोजन गैस के पास हम जलती मोमबत्ती लाते हैं, क्या लाएंगे, जलती मोमबत्ती लाते हैं, तो ये बेटा पाप साउंड करता है। क्या करेगा आपका, पाप साउंड करता है, पाप साउंड करता है। तो हम समझ जाते हैं कि इसमें कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस है। कह रहा है कि दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है। तो बेटा हम देखते हैं इसको आगे की ओर। तो हमने देखा एक एक करके, फिर से देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें बेटा एक एनोड होता है, एक क्या होता है आपका एनोड, एक क्या होता है आपका कैथोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। एनोड पर आपकी यहां पर फिर से देख सकते हैं, ये आप देखिए एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन, आपको दिख भी रहा होगा। एनोड पर कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। अब क्या कह रहा है कि अब एक पॉइंट आपसे और कह रहा है, वो क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। O2 का आयतन, O2 का आयतन H2 के आयतन का, H2 के आयतन का 2 गुना है। क्या है बेटा, 2 गुना है। अब एक कह रहा है क्या दोनों में, दोनों के आयतन समान है, दोनों के आयतन, दोनों परख नलियों में, दोनों परख नलियों में गैसों के आयतन समान नहीं है। आपको बेटा ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। बार बार कह रहे हैं कि एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समान नहीं है। तो आपको ये एक्टिविटी अच्छे समझ में आ गई होगी। हम लोग अब देखिएगा आगे की ओर चलते हैं, एक एक करके रिवाइज करते हैं। यहां से बेटा हमने स्टार्ट किया था, तो देखिएगा हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा, जय जय लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी में क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा शोषी, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब बेटा श्वसन क्या है, श्वसन में बेटा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए यह एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अब देखो फेरस सल्फेट का ऊष्मा शोषी, तन सल्फ्यूरिक अम्ल ऊष्मा छेपी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊष्मा छेपी, और बेटा अमोनियम क्लोराइड का अपघटन, ये आपका ऊष्मा शोषी। अब आगे चलते हैं संयोजन। इसमें क्या होता है बेटा, 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम लोग संयोजन कहते हैं। अब क्रियाकलाप में हमने समझाया है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एकल उत्पाद है, और साथ ही साथ बेटा इससे ऊष्मा निकलती है, तो इसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, जो आपको यहाँ समझाया गया है। अब इसके बाद जो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इससे दीवारों में पुताई की जाती है।
अब देखते हैं पुताई करने पर दीवारों में तुरंत शाइनिंग नहीं आती है। अगर हम पुताई करते हैं तो 2-3 दिन बाद दीवारों में शाइनिंग आती है। उसका रीजन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो जो शाइनिंग होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। आगे चलते हैं। फिर हमने बताया आपको वियोजन या अपघटन अपक्रिया। इसमें क्या होता है? एकल क्रियाकारक अपघटित होकर बेटा 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को वियोजित करने के लिए या तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, या तो विद्युत की आवश्यकता होगी, या तो प्रकाश की आवश्यकता होगी। तो इन अपक्रियाओं को हम आगे चल करके देखते हैं। पहला है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? ऊष्मा के द्वारा एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। हमने इसमें फेरस सल्फेट लिया है। फेरस सल्फेट आपका हरे रंग का होता है। अब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। जो फेरिक ऑक्साइड बनता है वो बेटा आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। साथ ही साथ SO2 और SO3 गैसें निकलती हैं जो कि विषैली होती हैं और इनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है और इरिटेटिंग स्मेल होती है। इसलिए जब भी हमें एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टीचर की उपस्थिति में करते हैं और परख नली को अपने माउथ से काफी दूर रखते हैं। आगे चलते हैं। फिर हमने बताया आपको सेकंड क्रियाकारक बताया, सेकंड क्रियाकलाप बताया जो लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो बेटा रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलते हैं या धुआं निकलता है जो कि NO2 गैस का होता है और इसमें पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है जो कि हम लोग आगे यहाँ पर हमने देखा है वो लेड ऑक्साइड का होता है। अब बेटा विद्युत अपघटन है। विद्युत अपघटन में क्या होता है? हम विद्युत धारा प्रवाहित करके एकल क्रियाकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ देते हैं या वियोजित कर देते हैं। तो ऐसी अपक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। उसको एक बेटा बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप 1.7 के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें एक मग लिया गया है। मग के नीचे 2 छिद्र कर दिए गए हैं और उन 2 छिद्रों में कार्क लगा करके उसमें बेटा इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन का यूज करके जोड़ दिया गया है और इसमें मग में पानी भर दिया गया है। पानी विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए 2 या 3 बूंद हम इसमें किसकी डाल देते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की, जिससे विद्युत का चालक हो जाता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों का संबंध हम लोग एक 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं। अब क्या होता है? जो बेटा अब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाह, अब इसमें क्या करेंगे? हम 2 परख नलियां लेते हैं, उनको उल्टा करके इलेक्ट्रोडों के ऊपर पानी से भर करके रख देते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परख नलियों में गैस बनती है और एक गैस क्या करती है? जो वहां पर भरा पानी है उसको विस्थापित कर देती है। ध्यान देना, जो इसमें एनोड है, एनोड मतलब जो इलेक्ट्रोड है इस पर बेटा ऑक्सीजन बनती है और जो कैथोड है उस पर आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। और ध्यान दीजिएगा, जो बेटा ऑक्सीजन गैस है उसका आयतन हाइड्रोजन की गैस के आयतन का जस्ट 2 गुना होता है। अब हम क्या करते हैं? दोनों परख नलियों को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद उसको बेटा जलती हुई कैंडल उनके पास ले जाते हैं। तो जिस परख नली में हाइड्रोजन गैस बनती है, जब उसके पास हम जलती हुई कैंडल ले जाते हैं तो बेटा एक पॉप साउंड होता है, इस प्रकार का पॉप साउंड होता है। तो हम समझ जाएंगे इसमें कौन सी गैस है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सी गैस है? आपकी हाइड्रोजन गैस है और इसमें ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब ऑक्सीजन के पास जलती हुई कैंडल ले जाते हैं तो कैंडल थोड़ा सा तीव्र गति से जलने लगती है। आई होप आपको समझ में आया होगा और ऐसी क्लास के लिए आप देखते रहिए उत्थान एकेडमी सतना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम सभी वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।